मुझे लिनक्स की मशीन में फ़ाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए मेरे पास जितने भी ऑप्शन है मैं आपको कोशिश करता हूँ सारे बताऊँ। पहला ऑप्शन ये कि मुझे एक फ़ाइल बनानी है, एक एम्प्टी फाइल, खाली फाइल, उसका नाम मैंने रखा है file1.txt। लिनक्स में एक्सटेंशन को कोई ख़ास जो है ना वो एक्सटेंशन की कोई ख़ास वो नहीं होता, मतलब कोई मतलब नहीं होता। लिनक्स में एक्सटेंशन से ना फाइल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात मैं दोबारा भी आपको रिपीट भी करूंगा और दिखाऊंगा भी। मैंने एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम रख दिया txt। एक और फाइल बनाई, ये एम्प्टी फाइल है। अगर मैं इसके कंटेंट देखूंगा तो ये एम्प्टी होगी, खाली होगी, इसमें कुछ नहीं होगा। एक और फाइल बना रहा हूं, लेकिन उसको कैसे बना रहा हूं देखिएगा। इको एक और फाइल बनाई, ls करके आपको दिखा दूं क्या दो फाइलें बनी हैं। उसने कहा हाँ जी बनी है। एक का नाम था file1.txt और दूसरी का नाम था file2। file1 जो बनाई थी वो खाली थी, और file2 में क्या है भाई, file2 के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है ये आप देख लीजिएगा। file2 में लिखा हुआ है वेलकम टू file2। टच से एक एम्प्टी फाइल बनाई, टच का काम ही एम्प्टी फाइल बनाना है। कैट से उसके कंटेंट दिखाए आपको, फिर इको किया। इको का मतलब होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया है उसको आप जो है वो एक फाइल में डाल दें। इसका मतलब होता है कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट कर दें, उसको इस फाइल में डाल दें। ये रीडायरेक्शन की एक एग्जाम्पल है। तो आप रीडायरेक्शन के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए भी फाइल बना सकते हैं, और रीडायरेक्शन के एक और ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फाइल में एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा ये फाइल कैसी है, उसमें कितनी लाइनें लिखी हुई आ गई। तो रीडायरेक्शन क्या होती है और रीडायरेक्शन के कौन से सैंपल है जो हम यूज कर रहे होंगे, हमने एक यूज किया, फिर हमने दूसरा भी यूज किया। रीडायरेक्शन का एक ऑप्शन देखिएगा, मेरी एक फाइल है, मैं उसको एम्प्टी करना चाह रहा हूँ, खाली करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, खाली। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है मेरे पास उसके अंदर रीडायरेक्ट करने के लिए, उसके अंदर डालने के लिए। आप उसको file2 में डाल दो। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो file2 एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये आमतौर पे लॉग फाइल्स को क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये रीडायरेक्शन का ऑप्शन। अगर अभी आप देखेंगे तो file2 जो है वो एम्प्टी हो गई। मैं बात कर रहा था कि मुझे लिनक्स में फाइल क्रिएट करनी है, टच से मैं एम्प्टी फाइल बनाता हूं, और अगर मुझे फाइल लिखनी है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। vi लिनक्स में एक एडिटर है, मैंने ओपन किया, उसे कहा कि file3 के नाम से एक फाइल बनाओ, vi file3, इंटर किया। अब इसमें मुझे कुछ लिखना है तो मैंने कुछ भी लिखा इसमें, और लिखने के बाद जो है वो इसको सेव किया, बाहर आ गया। सेव कैसे किया, लिखा कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको उसके कंटेंट दिखा रहा हूं। तो कंटेंट में क्या आएगा, जो मैंने उसमें लिखा है वो आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट नजर आ रहा होगा। तो फाइल बनाने के लिए आपके पास एक टच की कमांड है, आप उससे ही बना सकते हैं। आपके पास एक रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, आप उससे भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इको का ऑप्शन यूज करना पड़ता है।
जो भी उसमें आपने टेक्स्ट डालना है वो आपने टेक्स्ट बताया और उसको कहा कि उसको जो है वो एक फाइल बना दो, उसका ये तरीका होता है। और एक ऑप्शन आपके पास ये कि आपने VI किया और VI से आपने एक फाइल 3 बना ली। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आप फाइल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ज़रा देखें, मैं डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे डायरेक्टरी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, mkdir और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा। अच्छा, लिनक्स में अगर मुझे डायरेक्टरी बनानी है और उसका नाम ये रखना है, गौर से देखें जरा, ऐसी डायरेक्टरी बनानी है जिसका नाम ये होगा, तो क्या इस तरह की डायरेक्टरी बनेगी? चेक करते हैं कि बनती है नहीं बनती। ये मैंने बना दी है, ls करके आपको दिखा रहा हूं। सिस्टम ने एक नया फोल्डर बनाया होगा, कैसा देखें जरा, फोल्डर यहां पे आ गया और न्यू ये हो गया। तो अगर लिनक्स में आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है और आप चाहते हैं कि उसके दरमियान में स्पेस हो, तो स्पेस को आप, ये एक साइन होता है, इसे हम कहते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये बैक स्लैश, ये मैंने बैक स्लैश दिया है। बैक स्लैश का मतलब ये होता है, इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स। जब हम ये, हमारे पास लास्ट में चैप्टर्स हैं स्क्रिप्टिंग के, लिनक्स की स्क्रिप्टिंग के, उसमें हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। जब भी किसी कैरेक्टर की जो स्पेशलिटी है उसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप ये लगा देंगे। तो मैंने भी न्यू फोल्डर के दरमियान में ये लगा दिया। जब मैं ये लगा दूंगा तो इसका मतलब है वो समझ गया कि जो स्पेस है ना, उस स्पेस को मैंने स्पेस को मैंने कंसीडर नहीं करना। अब आप देखें, अब आपको न्यू फोल्डर यहाँ पे, चूंकि स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी इसलिए आपको न्यू फोल्डर यहाँ पे फोल्डर के नाम से नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें वो आपसे कह रहे हो कि आपने एक डायरेक्टरी बनानी है और उस डायरेक्टरी के अंदर आपने खरीद कौन सी है? अरे यार, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है। जब पहले इस डायरेक्टरी को बनाने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब यह था कि एक डायरेक्टरी बनाओ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के नाम की, और उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना UBIT के नाम की, इसी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना आर्ट्स के नाम की, इसी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना फिजिक्स के नाम की। जब मैंने इसको चलाने की इस तरह कोशिश की तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा मैं इस तरह डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेन डायरेक्टरी है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वही बनी हुई नहीं है। तो फिर मैंने उसके दरमियान में P लगा दिया, एक ऑप्शन दे दिया P का। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी आपसे ये कहा जाए कि एक डायरेक्टरी बनाएं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है मैं वो बता रहा हूं आपको। एग्जाम में उन्होंने आपसे कहा, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि आपने
लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्टरी बनानी है इस तरह से, ये आपको क्वेश्चन, ये कमांड दी हुई है, आप उस कमांड को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। लेकिन वो आपसे कहते हैं कि इसके दरमियान में ऐसा ऑप्शन लगाएं कि ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली चल जाए। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आपको उन्होंने कहा होगा कि हमें ऐसी डायरेक्टरीज चाहिए। कैसी डायरेक्टरी चाहिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो, उसमें यूबीआईटी के नाम से एक यूबीआईटी के नाम से उसमें जो है ना एक फोल्डर हो, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो और उसके अंदर आर्ट्स के नाम का एक फोल्डर हो, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो और उसके अंदर फिजिक्स के नाम का एक फोल्डर हो। हमें ऐसा चाहिए, ऐसे फोल्डर चाहिए। सही है, ये बात तो कोई मसला ही नहीं है, बना देंगे हम। पहले यूओके बनाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे और यूबीआईटी आर्ट्स और फिजिक्स बना देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है, कंडीशन ये रखी है कि एक ही कमांड से ये काम करना है। कितनी कमांड से? एक ही कमांड से, 2-3 कमांड नहीं चलानी। कार उसी वक्त मिलती है ना जब बोतल को मुंह से लगाओ और 12 सेकंड में पी लो, तो फहद मुस्तफा कार देता है, ऐसे ही है ना। बोला रुक रुक के पीऊंगा, तो बोला रुक रुक के पीने में नहीं मिलेगी भाई। अब 1.5 लीटर की बोतल को ऐसे पिएगा? खैर लोग पी लेते हैं, हमारे तो पाकिस्तान है। तो मुझे कंडीशन क्या दी गई है कि आपने एक ही लाइन के अंदर ऐसी कमांड यूज करनी है कि आपका जो है वो काम हो जाए। तो मेरा काम कैसे होगा वो मैं आपको यहां दिखा रहा था कि मेरा काम ऐसे होगा। ये पैटर्न देखें जरा, और इसका क्या मतलब है मैं आपको ये भी समझा रहा हूं अभी। अब ये एक सवाल था जिसका जवाब मैंने ऐसे दे दिया, और इसका जवाब क्या आया है जरा चेक करते हैं। क्या उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के नाम की डायरेक्टरी बना दी? यस, बना दी। और क्या उसने उस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर जो डायरेक्टरीज बनाने को दी गई थी वो भी बना दी? तो उसने वो भी बना दी। तो ये काम उसने कैसे किया है, इस कमांड का क्या मतलब है जो मैंने चलाई है, या इस जैसी जो मैं और चलाने जा रहा हूं उसका क्या मतलब है वो आप देखिएगा। उसने कहा एक डायरेक्टरी बनाओ, चूंकि ये पेरेंट डायरेक्टरी है, पेरेंट, और उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरीज है, तो उसने पेरेंट डायरेक्टरी के लिए पी लगा दिया कि पहले अगर पेरेंट बनी हुई नहीं हो तो पेरेंट बना देना, पेरेंट बनी हुई नहीं हो तो पेरेंट बना देना, एक बात। और दूसरी बात, इसका मतलब ये, साइन का मतलब ये है कि यूओके के बाद ये बनाना, फिर यूओके के बाद ये बनाना, और फिर यूओके के बाद ये बनाना, ऐसी जो है ना वो डायरेक्टरी बना देना। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मुझे ये कहा गया कि आपने फाइल बनानी है, फाइल। कैसी फाइल बनानी है, उनके नाम कैसे होंगे? उनके नाम ऐसे होंगे, टच फाइल। उनके नाम कैसे होंगे? फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, और ये एम तक जाएंगे। यानी कि फाइल ऐसी होगी, फाइल ए से शुरू होगी और फाइल एम तक जाएंगे। ऐसी आपको 13 फाइलें बनानी है। तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि फाइल, ब्रैकेट लगाया और उसके बाद कह दिया ए से शुरू करना और एम तक जाना। अगर मैं इसको लिख के इंटर कर दूं, इस कमांड को लिख के, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो अभी आप देखिएगा यहां पे कैसा आएगा। क्या उसने ये काम कर दिया? अगर मैं यहां पे जी कर दूं तो जी तक चला जाएगा। अगर मुझे ऐसा कहा जाए कि टच करो और फाइल बनाओ, उसका नाम कैसा होगा? फाइल बनाओ, क्या कंडीशन दी है?
कि 10 से 20, अगर आपने 3 डॉट लगा दी ना, 3 डॉट, तो ये 3 डॉट्स को नहीं समझता, ये 2 डॉट्स को समझता है कि 10 से शुरू करना और 20 तक ले जाना। उसने 20 फाइलें बना दी। अब मैं एक और कंडीशन जो है वो आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा डायरेक्ट फाइल बनाओ, किस नाम से? फाइल का नाम देखिएगा जरा, बैकअप कमांड देखिएगा। आज क्या डेट है भाई? बैकअप बनाओ, बैकअप के नाम की फाइल बनाओ और उसके अंदर डेट अपेंड कर देना। तो उसने बैकअप 2019 11/09, चूंकि मैंने पैटर्न ये दिया था तो उसने पैटर्न वही दे दिया। तो आपने कमांड क्या लिखी थी? ये फाइल बनाने के और फोल्डर बनाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब सही है। जब मैं उस सेम नाम की डायरेक्टरी बनाने के लिए गया तो उसने कहा उस सेम नाम की तो फाइल मौजूद है, सेम नाम की फाइल और डायरेक्टरी नहीं बन सकती। तो मैंने कहा मुझे डायरेक्टरी तो बनानी है, ऐसा करो कि उसके अंदर जो है ना वो %h भी लगा दो और %m भी लगा दो, मतलब आवर्स और मिनट भी लगा दो। तो अब अगर आप ls करके चेक करेंगे B से शुरू होने वाली फाइलों को, तो B से शुरू होने वाली सारी फाइलें आपके पास, डायरेक्टरीज आपके पास ऐसे आ जाएंगी। डेट के बाद प्लस का साइन है, आप प्लस, डेट स्पेस प्लस। हाँ। ये वाले ऑप्शन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये आपको कहाँ हेल्प करेंगे? ये आपको वहां हेल्प करेंगे जब हम आपको बता रहे होंगे कि देखो अगर आपने बैकअप शेड्यूल करना है, रोज बैकअप बने 8-8 घंटे के बाद, खुद से फाइलें बन जाए और उनके नाम में बैकअप भी आए, उनके नाम में डेट भी आए और टाइम भी आए कि कौन से टाइम का बैकअप है ये। तो हम इस तरह से ये वाला फॉर्मेट्स है जो हम वहां पे यूज कर रहे होंगे अपनी जॉब शेड्यूल करते हुए। हम उस वक्त भी आपको ये बात बता रहे होंगे, हम अभी भी आपको ये बात बता रहे हैं कि लिनक्स में अगर आप मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम है टच सिस्टम लॉग, उसका नाम है सिस्टम लॉग। अब ये किस सिस्टम की लॉग है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने यहां पे क्या लिखा जरा देखिएगा। मैंने कहा $होस्ट नेम, ये लिख दिया। इसका मतलब है कि फाइल का नाम रखना सिस्टम लॉग और मेरी मशीन का जो भी नाम है वो। अब जरा ls करके चेक करते हैं क्या इस नाम की कोई फाइल बनी है। ये देखें, मुझे सिंपल सा एक काम दिया गया। मुझे कहा गया कि एक आपने फाइल बनानी है, फाइल का नाम कैसा होगा? फाइल का नाम ऐसा होगा। फाइल का नाम कैसा होगा? उसने कहा फाइल का नाम होगा आपकी मशीन का नाम, मशीन नेम डॉट लॉग, ऐसा होना चाहिए नाम, मशीन नेम डॉट लॉग, ऐसा नाम होना चाहिए फाइल का। तो मैंने कहा यार ऐसा नाम मैं, और साथ में ये भी कंडीशन लगा दी कि नाम आपने खुद से नहीं लिखना, फाइल में नाम खुद से नहीं लिखना, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा टच, वो ये सब चीजें चेक कर रहे हैं कि भाई उसको ये सब आता है या नहीं आता। मुझे क्या कहा गया था कि जो तुम्हारी मशीन का नाम है वो तुम्हें टाइप नहीं करना, और
और मशीन का फाइल भी बनानी है उसी नाम से, तो भाई कैसे होगा? ये आ गई लॉग। तो इस तरह की चीजें आपको लिनक्स में पता होना चाहिए कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे मैनुअल में देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक कमांड है कि अगर आपको लिनक्स में फाइल क्रिएट करनी है तो टच, और आपको लिनक्स में डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir। ये सिंपल से ऑप्शन है जो आपको मिलेंगे। मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन आपको इसलिए बताए कि वो ऑप्शन नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैंने इको का एक ऑप्शन बताया, फिर उसमें सिंगल जो है वो ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन का बताया कि अगर हमें किसी भी फाइल में कोई एडिटिंग करनी है, जैसे मुझे एक लाइन लिखनी है, कुछ भी टेस्ट फाइल किस में डालनी है, किसी फाइल में डालनी है जिसका नाम था फाइल 1 फॉर एग्जाम्पल, या फाइल 10, इसमें डालनी है ये लाइन कि जिसमें टेस्ट फाइल लिखा हुआ आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपेंड कर रहा हूँ, ये चीज़ इस फाइल के आखिर में डाल देना। ये मैंने कर दिया। अभी मैं चेक करता हूँ ज़रा उसको ओपन करके कि क्या उसमें ऐसा कुछ आया है। जो मैंने कहा था वो उसने उसमें डाल दिया। दूसरी चीज़, लिनक्स में अगर किसी फाइल को कॉपी करना हो तो सिंपल सी कमांड होती है cp। किस फाइल को कॉपी करना है? मैंने कहा एक बैकअप के नाम की फाइल थी, ये एक फाइल है बैकअप की, इसको कॉपी करना है किसी फोल्डर में, उसका नाम है tmp। अगर यही कॉपी करना है सेम लोकेशन पे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बैकअप 11/2009 डॉट ओरिजिनल, ये मैंने ऐसी बना दी ओरिजिनल। हम लिनक्स में ये कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई करना है तो आप अपनी प्रैक्टिस ये रखें कि आप उसकी कॉपी बनाएंगे। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एग्जाम में एक फाइल को एडिट करने का ऑप्शन आता है, उसका नाम है, मैं उसको एडिट कर रहा हूँ vi/etc, इंपॉर्टेंट फाइल होती है fs टैब। अब मैं चला गया उसमें, या और किसी फाइल का नाम लेता हूँ जो ज़रा थोड़ी सी बड़ी फाइल हो, या कुछ भी ले लेता हूँ चले। मैंने कहा एक फाइल है उसको मॉडिफाई करना है, मैंने उसको ओपन कर लिया। ओपन कर लिया मैंने उसको, और जो भी उसमें चेंजिंग करनी थी वो मैंने कर दी। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी किसी फाइल को मॉडिफाई करना हो उससे पहले उसकी, अगर आप समझते हैं कि सेम लोकेशन पे रखना है तो सेम लोकेशन के ऊपर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, या तो org के नाम से कि ओरिजिनल फाइल ये है और ये वो मेन फाइल है जिसमें मैं काम करूँगा, और उसका ओरिजिनल आपने बना लिया। ऐसा कर लें। ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसा कर लें। ऐसा भी नहीं करना चाहते तो कुछ जगहों पे ये पॉलिसी होती है कि जब भी आप इस फाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। जब भी आप इस फाइल को मॉडिफाई करने लगेंगे उसकी एक कॉपी बनाएंगे और वहाँ पे आप जो है वो डेट डाल देंगे कि किस डेट को मैंने इसको मॉडिफाई किया था। सॉरी, क्यों भाई, बन जानी चाहिए ना। अच्छा, उसने कहा ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है? कोई गलती है क्या?
मैं सिंपल नहीं बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसको डेट से बना दो। हाँ कैपिटल डी हो गया, हाँ बोला यार कैपिटल डी है भाई, तुम गलत डी लगा रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई, देखो इतना फर्क पड़ता है स्मॉल और कैपिटल का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ls-l etc sc लिनक्स के अंदर कितनी फाइलें मेरी बनी हुई हैं, ये आप देख लें। जो मेरी मेन फाइल है वो ये वाली फाइल है, और ये पैटर्न है, जरूरी नहीं है आप ऐसा बनाएं, आपकी मर्जी है। आपके बॉस ने क्या रखा है, यार ये मेन फाइल है, इसमें जब भी अपनी मर्जी से कोई चीज चेंज कर रहे हो तो पहले इसकी कॉपी बना लो, ताकि हमें मालूम हो कि इसकी जो वर्किंग कॉपी थी वो ये थी। आपने अपने नाम से बना ली, आपने ORG ओल्ड, ये मुख्तलिफ पैटर्न है, आप ऐसा कर सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा, उसका फायदा देखें। अब मैं गया इस फाइल में और मैंने जाके इसको मॉडिफाई किया, और इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे इस जगह पे DISABLE डिसेबल, ये मैंने लिख दिया। भाई डिसेबल की स्पेलिंग यही होती है ना, डिसेबल लिख दिया, लिखा हुआ था डिसेबल करना है, मैंने डिसेबल लिख दिया। जब डिसेबल लिख दिया और लिख के मैंने सेव करके बाहर आ गया, गलती से इसका S खत्म हो गया। फर्ज कर लें इसका S गलती से रिमूव हो गया, मैं चाह नहीं रहा था, बस मेरा हाथ लग गया और डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ आ गया, मैं तो आया था ये काम करने के लिए, मैंने WQ से इसको सेव भी कर दिया। अब जरा यहाँ देखिएगा, मेरे पास एरर आता है और मुझे समझ में नहीं आता कि यार कहाँ मैंने मिस्टेक की है, क्योंकि वो काम तो मुझसे गलती से हुआ है। तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं उसकी ओरिजिनल फाइल या ओल्ड फाइल या वो फाइल जो डेट से बनी हुई है, मैं उनके दरमियान डिफरेंस लूँगा। डिफरेंस CP करने का, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगर आप लिनक्स में मॉडिफाई करने जा रहे हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसकी एक कॉपी बना के रखें, क्योंकि उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि ये तो 4 लाइनों की फाइल थी, अगर 400 लाइनों की फाइल होती है फिर आप क्या करेंगे? 4000 लाइनों की भी फाइल है इसमें, तो आप क्या करेंगे? और आपको उसे मॉडिफाई करना होता है। अभी तो हम आगे चलेंगे तो ऐसी बहुत सारी हमें मिलेंगी। तो जब भी किसी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई कर रहे हो तो आप उसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद वो आपको बताएगा कि तुम्हें इन्फोर्सिंग की जगह पे डिसेबल लिखना था, तो तुमने इन्फोर्सिंग की जगह पे डिसेबल लिख दिया, एक बात। दूसरा, लिखा हुआ ये था लाइन नंबर 12 पे कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? लिखा हुआ ये था, तुमने उसको ऐसा कर दिया। तो अगर मुझे उसका पैटर्न पता होगा फाइल का और मुझसे गलती हुई होगी तो वो मुझे बता देगा कि यार तुमने ये वाला ऑप्शन था, तुमने चेंज किया है। और इसमें इसका तरीका ये होता है कि पहले आप जो डिफरेंस वाली फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है, उसको आप पहले लिखें, और जो मॉडिफाइड फाइल है वो आप बाद में लिखें। ऐसा अगर आप करेंगे तो उससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा ये होगा कि जो पहले था वो पहले आएगा। वो कह रहा है इस वाली लाइन को तुमने निकाल दिया, ये साइन बोल रहा है तुमने निकाल दिया इस वाली लाइन को, और ये वाली लाइन तुमने इसमें डाल दी है, इसकी जगह पे तुमने ये डाला है, 7 लाइन को तुमने चेंज किया है। फिर कह रहा है तुमने लाइन नंबर 12 को भी चेंज किया है, उसकी लिखा हुआ ये था, इसको तुमने हटा दिया और उसके बाद तुमने ये डाला दिया। तो मैंने जब डिफरेंस दिया तो मैंने कहा यार मैंने तो चेंज किया ही नहीं है, क्या मिस्टेक हो गई? जब देखा तो पता चला इसका S रिमूव हो चुका है किसी वजह से। तो इस तरह अगर आप कॉपी बना लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक बात, लिनक्स में कॉपी करने की सिंपल सी ये कमांड होती है, लेकिन अगर आपको कॉपी करना है और आप चाहते हैं कि कॉपी होते हुए फाइलें मुझे नज़र भी आएँ, तो आप CP के साथ -B लगा देते हैं। और देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा ETC के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं उन सब को मेरे OPT में डाल दो। V का मतलब है, और मुझे दिखाना भी V जा रही है OPT में, मैंने इंटर कर दिया। वो जो फाइलें जहाँ से उठ के जिस डायरेक्टरी में गई हैं उसकी सारी उसने आपको जो है बता दी। अगर आप V नहीं लगाएंगे तब भी ये फाइलें कॉपी तो हो जाएंगी, लेकिन जो है वो आपको शो नहीं करेगा।
कमांड क्या थी मेरी, ये कमांड थी। इसी कमांड के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया और आर लगा दिया। आर का मतलब ये होता है, आर का क्या मतलब है, रिकर्सिव। मैंने कहा ईटीसी के अंदर एक डायरेक्टरी है जिसको तुमने सिस को, ईटीसी में जो भी सिस के नाम से डायरेक्टरी हो, फाइल हो, कुछ भी हो, आपने उसको ओपीटी में डालना है। और आर लगा दिया, आर का मतलब है रिकर्सिव। वी भी लगा दिया, इसका मतलब है वर्बोस, मुझे दिखाना भी। सिस जिसके भी नाम में आता हो, वो फाइल हो या डायरेक्टरी हो, मुझे उससे बस मुझे वो चाहिए ओपीटी में। नाम स्टार्ट होता हो सिस से, तो जब मैं इंटर करूंगा तो मुझे क्या क्या नजर आएगा जरा देखिएगा। उसने ईटीसी के अंदर सिस कॉन्फ़िग के अंदर जो चीजें थी वो सब तो डाल दी। अब कह रहा है कुछ और फाइलें भी है क्या, उनको भी ओवरराइट कर दूं? ये एक फाइल है जो पहले से मौजूद है, कह रहा है ओवरराइट कर दूं। मैंने कहा यस कर दो। और जो रह गई थी उसने वो भी सारी, जो सिस के नाम से शुरू हो रही थी, वो सारी उसने वहां ट्रांसफर कर दी। अगर आप ओपीटी में जाएंगे, ls-l ओपीटी करेंगे या ls/opt करेंगे, तो वहां पे आपको वो तमाम डायरेक्टरीज मिलेंगी विद फाइल्स के जिनके नाम सिस से स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसने जो काम किया है वो क्या किया है, हमारी इस कमांड ने जो काम किया है वो क्या किया है, रिकर्सिव और वी लगा दिया, आर वी। तो उसने सिस की सारी चीजें जो है ना वहां पे कॉपी कर दी। कॉपी करते हुए मुझे एक चीज और भी हो सकता है कि फेस करने को मिले, जरा देखिएगा। अब कुछ इसमें और नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी आ गई हैं, या ऐसा समझ ले मैंने बना दी। मैंने कहा टच करो, कुछ न्यू, कुछ फाइल्स बनाओ, नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कैसे बनाओ, ये कमांड क्या काम करेगी ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कमांड काम करेगी कि माई, ये काम करेगी। उसने my1.conf, my2.conf, my3.conf इस तरह से उसने सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बना दी। जो मैंने उसको पैटर्न दिया था बनाने को, उसने उसको यूज किया। अब मैं इन फाइलों को चाहता हूं कि ये कॉपी हो जाए, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी कॉपी हो जाए। कहां पे, ओपीटी में। तो मैं इनको कॉपी किस तरह करूंगा, अच्छा एक मैंने कॉपी पहले कर दी है, cp my10.conf को ओपीटी में मैंने डाल दिया है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये सारी फाइलें मेरी कॉपी हो जाए। कौन सी वाली, cp जो मेरे पास माई करके सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, स्टेरिक लगा के इन सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को ओपीटी में डाल दो। 9 की 9 फाइलें चली जाएंगी, वो एक के ऊपर जाके रुक जाएगा और मुझे क्या मैसेज देगा वो देखिएगा। रोक लिया उसने मुझे, कह रहा है क्या ये ओवरराइट करनी है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं भाई ये तुम मुझसे पूछा नहीं करो, इनको तुम फोर्सफुली कर दिया करो। ये सारी जो फाइलें तुम्हारे पास हैं और डेस्टिनेशन पे भी हैं, जब उनको कॉपी करना हो तो फोर्सफुली कॉपी कर दो। फोर्सफुली का मतलब है -f का मतलब है मुझसे कभी पूछना नहीं। और मैंने ये लिख के एंटर किया है, तो आप देखिएगा कि ये क्यों भाई अभी भी पूछ रहा है। और मैंने क्या कहा था, मैंने तो कहा था मुझसे पूछना नहीं, क्यों पूछ रहा है, काम नहीं कर रहा क्या। cp -f
माई करके जितनी भी फाइलें हैं सारी की सारी ओपीटी में डाल दो। -f लगाया फोर्सफुली, तो जब मैं फोर्सफुली करके भेजने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझसे ये पूछे ही ना यस और नो, फिर भी मुझसे पूछ रहा है। जो फाइल वहाँ रखी हुई है उसके बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी तो फिलहाल कर दिया, मैंने कहा चलो यस, लेकिन मैं ये सबका पूछ रहा है। इसका मतलब है फोर्स का ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कंट्रोल सी, चेक करते हैं जरा MAN मैन CP अपना मैनुअल दो मुझे। इसमें फोर्स का क्या मतलब होता है, F का क्या मतलब होता है? अब जो F लिखा हुआ है इसका मतलब तो यही है कि भाई ये काम करो, लेकिन वो फिर भी कर नहीं रहा। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो इसका जवाब क्या होता है जरा देखिएगा। पूरी कमांड लिखी और आपको पता है कि मुझसे वाई मुझसे पूछेगा, तो आप इसको कहते हैं इको वाई। इसका मतलब ये होता है कि जब वो मुझसे पूछे किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए और मुझे वहां पे वाई प्रेस करना हो तो तुम वाई प्रेस कर देना, मुझसे पूछना नहीं। चेक करते हैं क्या वो ऐसा कर रहा है। उसने वो सारी फाइलें ओवरराइट कर दी, जहां पे वो वाई पूछता था वहां पे वो वाई बता दिया करता था। वाई मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने वो वाई खुद से जो है दे दिया। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जिसमें उसने आपसे कुछ पूछना है, कुछ प्रॉम्प्ट करना है, तो आप वो प्रॉम्प्ट पहले ही दे देते हैं इस तरह से। लिनक्स में एक कमांड होती है MV। अगर आप कॉपी करने में तो आपको मालूम है ना कि सोर्स पे भी रहती है और डेस्टिनेशन पे भी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मूव कर दें तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखिएगा। मैंने कहा जितनी भी वो फाइल्स हैं जिनके नाम में फाइल आता है, फाइल, जितनी भी वो फाइलें जिनके नाम में फाइल आता है, आप उन सारी फाइलों को यहाँ से मूव करो। और कहाँ पे मूव करो? सारी फाइलें। हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो, तो मैं MV कमांड लिख रहा हूं। जिनके भी नाम स्टार्ट होते हैं फाइल से, उन तमाम फाइलों को आप जो है वो मूव कर दो TMP में। कहाँ मूव कर दो? TMP में। तो क्या होगा? ये सब कुछ TMP में मूव कर देगा। और मूव का मतलब आपको मालूम है कि मूव का मतलब क्या होता है। यहां पे कोई भी ऐसी फाइल उसने नहीं छोड़ी जिसके नाम में फाइल आता हो। मैंने कहा ये जितनी भी जनवरी से शुरू होने वाली फाइलें हैं। अब एक चीज और देखें, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मूव की कमांड में। मुझे कहा यह गया है कि आपने जनवरी 21 से लेके 29 तक की सारी फाइलों को मूव करना है TMP में। जनवरी 21 से 29 तक की सारी फाइलों को। अगर आपके ख्याल में मैं ऐसा लिख दूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा? जनवरी 21 से 29 तक की सारी फाइलें भेजनी है तो क्या चला जाएगा? इन्होंने कहा 20 भी चला जाएगा और शायद 2 भी चला जाए, है ना? तो अब मैं क्या करूं? क्या कमांड लिखूं कि ये मेरा मसला जो है ना हल हो जाए? हाँ, क्या कमांड लिखूं यहाँ पे? इसने कहा ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे और 1 से लेके 9 तक लिख दें, तो इस तरह आपका मसला हल हो सकता है। 21 से 29 तक। और कहाँ भेजना है? मैंने कहा हाँ, भेजने की जगह भी मैं बता रहा हूँ कहाँ भेजना है। भेजने की जगह भी बता रहा हूँ।
जिस यूजर से लॉगिन हो उसके डेस्कटॉप पे भेजना है। मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ? रूट से, तो रूट के डेस्कटॉप पे भेजना है। रूट के डेस्कटॉप पे भेजने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंडीशन जरा देखिएगा। रूट के डेस्कटॉप पे भेजने के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ वो देख लें। क्या अभी रूट के डेस्कटॉप पे कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जरा कमांड देखें, फिर मैं आपको इसका जो है ना वो बता रहा हूं कि कमांड में मैंने किया क्या है। इस कमांड को चलाने के बाद सबसे पहले तो वेरीफाई करने का तरीका ये है कि मैं यहां जाके वेरीफाई कर लूं। आ गई है भाई? आ तो गई, लेकिन अब इसका मतलब क्या है? शायद यहां से लेके यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई हो, लेकिन लिनक्स में इस टिल्ड का, इस साइन का क्या मतलब होता है? ये साइन कौन सा है? जरा एक दफा मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप इजीली देख सकें। और ये टैब के ऊपर होता है, टिल्ड का साइन कहलाता है। सही कह रहा हूं? इसका मतलब होता है कि जिस यूजर से आप लॉगिन है उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर जो डेस्कटॉप है उसमें भेज दें। इसका ये मतलब होता है। तो मैं जिस यूजर से लॉगिन था वो यूजर कौन है भाई? वो रूट है और उसकी होम डायरेक्टरी भी रूट ही है। तो रूट और डेस्कटॉप बता दिया। ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने, देखिएगा जरा, मैं ये भी कर सकता था कि इस तरह लिख देता कि रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर डाल देना कौन सी फाइल को? मैंने कहा उस फाइल को जिसके नाम में जनवरी 2 आता है। ये उस जनवरी 2 वाली फाइल को देखें, यहाँ पे उसने रख दिया होगा। यहाँ देख लें आप, आ गई होगी नई फाइल, ये आ गई जनवरी 2 की फाइल। लेकिन मैंने उसकी जगह पे साइन क्या यूज़ किया? मैंने उसकी जगह पे साइन यूज़ किया ये वाला, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूज़र की होम डायरेक्टरी को। और फिर होम डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर होता है, होम डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स का फोल्डर होता है। ये तो आपको पता होगा, विंडोज में भी ऐसे ही होता है। ये कमांड क्यों नहीं चली भाई? हाँ, इन्होंने कहा भाई ये तो फाइलें आप पहले ही मूव कर चुके हैं, डाउनलोड्स में अब कहाँ जाएंगी, ये फाइलें तो है ही नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा कर दें तो शायद फिर ये डाउनलोड्स में चली जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये फाइलें रखी हुई हैं, अब यहाँ से ये जा चुकी होंगी। क्योंकि मैंने कमांड क्या लिखी, जनवरी 11 से 19 तक की भी सब भेज दो, उसने भेज दी। खैर, ये आपके पास लिनक्स के अंदर अगर आपको फाइलों को मूव करना हो तो एमवी की कमांड है, कॉपी करना हो तो सीपी की कमांड है, टच करना हो जिससे फाइलें बनती हैं, और अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल आरएम की कमांड है। आरएम लिखा, जिस फाइल को रिमूव करना है उसका नाम लिख देता हूं, जनवरी 30 के नाम से एक फाइल है, उसको रिमूव करो। जब भी आप किसी फाइल को रिमूव करने की बात करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि क्या मैं रिमूव कर दूं? मैं बोलूंगा यस कर दो। अब क्या यहाँ पे एफ चलेगा? चेक करते हैं। मैंने कहा रिमूव करना है सारी फाइलों को जिनके नाम शुरू होते हैं जैन से, आगे उनके नाम में कुछ भी आता है उनको रिमूव करना है आपने। मैंने सिंपल सी कमांड लिखी, ls किया, उसने वो तमाम फाइलें डिलीट कर दी जिनके नाम में जैन आता था। एक दफा फिर देखें, मैंने कहा रिमूव करना है सारी फाइलें जिनके नाम my से शुरू होते हैं, और आगे स्टेरिक लगा दिया। स्टेरिक नहीं लगाया, बल्कि एक कंडीशन जो है वो दिखाना चाह रहा हूं आपको, तो मैं वो कंडीशन लगा रहा हूं। उसके लिए मैंने देखिएगा मैंने क्या किया है। फाइलों के नाम ऐसे रखे, और दोबारा
फाइलों के नाम ऐसे भी रखे और फाइलों के नाम ऐसे भी रखे। ये फाइलें हैं लेकिन नाम रखे उनके। अब मुझे ये कहा जाता है कि सिर्फ फाइलें डिलीट करनी है, फोल्डर डिलीट नहीं करने। अभी एक कंडीशन दी जाती है। कंडीशन क्या है कि मुझे ये कहा गया है कि आपने रिमूव करनी है कौन सी फाइलें जिनके नाम शुरू हो रहे हैं 1 से, या 1 से शुरू हो रहे हैं, या 2 से या 3 से शुरू हो रहे हैं। आपने वो सारी फाइलें रिमूव करनी है। तो मेरी कंडीशन देखें मैं क्या यूज कर रहा हूं, यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा हूं। पहले मैंने एक कमांड लिखी थी, उस कमांड को देखें उसका आउटपुट क्या सही आया, फिर मैं आपको दूसरी कमांड बताऊंगा। करना क्या था, करना क्या चाह रहा था और हुआ क्या वो देखिएगा जरा। मैं चाह रहा था, ये देखें, अरे कौन सी रिमूव की थी, ये लिखा था मैंने, दूसरी लिखी थी। पहले डिजिट था, पहले डिजिट था और पहले डिजिट था और फिर फाइल थी। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ऐसी तमाम फाइलें डिलीट हो जाएं जिनके नाम से पहले डिजिट आता है। अब मैंने उसको कह तो दिया और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5 फाइल, 4 फाइल, 3 फाइल, 2 फाइल, 1 फाइल, 11 फाइल, 6 फाइल, ये सब रिमूव हो जाने चाहिए। मैंने इंटर किया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जानी चाहिए। जब मैंने एलएस किया तो वो वैसे ही नज़र आ रही है मुझे। तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा शायद ये डिजिट हो और मैंने एस भी लगा दिया है, तो एस हटा देते हैं, डिजिट से काम चलाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। क्या अब उसने डिलीट कर दी? कह रहा है मैंने डिलीट कर दी, मैंने डिलीट कर दी। अगर आपको कोई भी ऐसी फाइल डिलीट करनी है कि जिसके नाम के शुरू में डिजिट आता है, तो आप इस तरह डिजिट बताएंगे और आगे फाइल का नाम लिख देंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी फाइल डिलीट करनी है, जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा माई और आगे डिजिट आता है और उसके बाद कुछ भी आता है। अब जरा देख लें एक चीज, मैं पहले आपको इस कमांड को चलाने से पहले एक चीज दिखा दूं। मैंने कहा टच माई, एक फाइल बनाओ, my2 एक फाइल बनाओ, my u एक फाइल बनाओ। अब जरा देखें हमारे पास माई के नाम से शुरू होने वाली कितनी फाइल्स हैं वो आप देख लें। मैं चाहता हूं सारी वो फाइलें रिमूव हो जाएं जिनके नाम के पहले माई आता है, सारी वो रिमूव हो जाएं जिनके नाम के पहले माई आता है। तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे कंडीशन ये दी जाए कि आपने सारी माई वाली डिलीट नहीं करनी, बल्कि डिलीट वो करनी है जिनके बाद माई के अंदर जो है ना, वो माई के बाद आगे जो है ना वो क्या आता है, डिजिट आता है। तो अगर डिजिट आता होगा और आप उनको डिलीट करना चाहेंगे और उस डिजिट के बाद कुछ भी हो आप उनको डिलीट कर दें, तो अगर आप ऐसा लिख देंगे तो सारी वो डिलीट हो जाएंगी जो माई के साथ बीच में डिजिट है और उसके बाद जो है वो कॉन फॉर वो जो भी लिखा हुआ है, लेकिन वो रह जाएंगी
अब जरा देखें कौन सी रह गई है और कौन सी चली गई है, जरा देखिएगा। वो जितनी जिसमें डिजिट आते थे वो सब चली गई, और जिसमें डिजिट नहीं आते थे वो जनाब मेरे पास रह गई हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी फ़ाइलों को रिमूव कर सकते हैं। लिनक्स में मेरे पास अगर डायरेक्टरीज़ को रिमूव करना हो तो ये ऑप्शन होता है कि मैं डायरेक्टरीज़ को रिमूव करने के लिए R लगाता हूँ, रिकर्सिव। अगर मैं डायरेक्टरीज़ को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं RM के साथ -F लगाऊंगा, और जितनी मेरी डायरेक्टरीज़ हैं, कौन सी डायरेक्टरीज़ रिमूव करनी है? वो डायरेक्टरीज़ रिमूव करनी है जिनके नाम में बैकअप आता है, जिनके नाम B से और F से स्टार्ट होते हैं, वो रिमूव करनी है। तो अगर मुझे वो रिमूव करनी है जिनके नाम B से और F से आते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? RM-RF, जिनके नाम B से स्टार्ट होते हैं उनको, और जिनके नाम F से स्टार्ट होते हैं उनको आप रिमूव कर दें। तो जब ये रिजल्ट इसका क्या आएगा ये अभी आप देख लीजिएगा। बैकअप की तो दोनों रिमूव हो जाएंगी, लेकिन चूंकि लिनक्स केस सेंसिटिव है इसलिए, और साथ में ये भी कह दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाली को भी डिलीट कर देना। अगर मैं इंटर करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जो है वो आपको मालूम है, रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाली डायरेक्टरी विद सब डायरेक्टरीज रिमूव हो गई। F से शुरू होने वाली जो स्मॉल f से शुरू होती थी वो रिमूव हो गई, जो स्मॉल b से शुरू होती थी वो सब रिमूव हो गई। ये आपने उनको रिमूव कर दिया। स्टैटिक का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें और आपको दिखा रहा हूँ। क्या किया ये मैंने? किया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं उसे कह रहा हूं कि फोल्डर से पहले कोई भी एक कैरेक्टर हो, कोई भी एक कैरेक्टर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो नंबर हो, मैं उस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानता, आगे उसके नाम में फोल्डर आता है, आपने ऐसी फाइलों को डिलीट करना है। आपको पता है ना, स्टैटिक तो रिप्लेस कर देता है हर चीज को, लेकिन सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है। इससे जो फाइलें, इससे जो फोल्डर रह जाएंगे, जो डिलीट हो जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे आपको इस कमांड से मैं कौन से फोल्डर्स को डिलीट करना चाह रहा हूं ये आप जो है वो मुझे बता देंगे। 11 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 10 है कहाँ? है क्या? होगा ऊपर नीचे कहीं तो होगा। बोला बस ये नहीं होंगे, बाकी सब हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब है सिंगल कैरेक्टर को, इसकी जगह सिंगल जो भी कैरेक्टर हो उसको रिप्लेस कर देना। मैंने ये कमांड चला दी, ls करके आपको दिखा रहा हूँ। ls के अंदर सिर्फ वो रह गए हैं कि जिनके अंदर 2 नाम आ रहे थे, बाकी सब चले गए, सब रिमूव हो गए इस वाली कमांड से। हाँ, इन्होंने कहा अगर 2 कैरेक्टर हो तो क्या करें? मैंने कहा अगर दो कैरेक्टर हो तो भाई आप ऐसे कर सकते हैं, एक और लगा दिया। वैसे 2 के लिए एक और भी चीज यूज होती है, क्या यूज होती है? इन्होंने कहा फोल्डर से पहले, अगर मुझे जरा गौर कीजिएगा, अगर मुझे कहा जाए कि रिमूव करना है आपने इन फोल्डर्स को, इन फाइल्स को, या चले फोल्डर की बात करते हैं, ये 10 और 11 वाले जो फोल्डर हैं इनको आपने रिमूव करना है, तो सूटेबल कमांड क्या होगी?
फिर जिसके ऊपर हमें मार्क्स देगा, जिस पे हमें पास कर देगा, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी भाई, बताए ना। रेडिट बोलेगा भाई ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा बच्चा है। वो बोलेगा ये पढ़ा लिखा, बता रहा हूँ एक मिनट, बोलेगा ये पढ़ा लिखा बच्चा है जिसने काम को ऐसे किया है। क्या हुआ भाई, मैंने गलती क्या की है? एस लगाऊं? क्यों भाई? तो दो हैं तो क्या हुआ? ये क्या बात हुई भाई? ऐसे लगाऊं क्या? वो तो बोल रहा है मैं जानता ही नहीं है। बोला ये लो, ऐसे थोड़ी इतनी आसानी से डिलीट हो जाएंगे। वो फोल्डर है भाई, फोल्डर नहीं है तो फाइलें। लेकिन भाई एक मेथड ये था मेरे पास, उससे तो काम हुआ नहीं। अब क्या करूं? डिजिट लिख दिया कि फोल्डर से पहले डिजिट हैं उनको डिलीट कर दो, उसने वो भी मना कर दिया। फिर क्या करूं? और कोई ऑप्शन बचता है क्या? यार ये वाला ऑप्शन तो पहले काम कर रहा था ना। कॉलम नहीं लगाए थे, कॉलम नहीं लगाए थे, लगाए थे ना। स्पेलिंग में मिस्टेक है कोई डिजिट की। ये ऑप्शन तो काम कर रहा था पहले, अभी क्या हो गया इसको? एफ के साथ लगाया था, लगा हुआ तो एफ। आर भी लगा। अरे तो वो तो फाइल है, उनके नाम फोल्डर है, लेकिन है तो वो फाइल है। ये तो सिंपल सी। हाँ, उनको डिलीट भी किया था। अरे मैंने कहा तुम शायद जो है ना वो ये वाली जबान समझते हो। अब सही है, अब इंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। होगा ही भाई। ये कह रहा था 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तुम 2 दफा लिखो डिजिट। नहीं 2 कमांड कहाँ? हाँ वो नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बताएं? नहीं भाई, हमारे पास तो ये ऑप्शन है ना। मैंने एलएस किया और मैंने उसको बोला RM-F 2 जिसके भी आगे लगे हुए हो फाइल उनको डिलीट कर दो। मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। उसने बोला ये लो, मैंने डिलीट कर दिया। तुमने 2 क्वेश्चन मार्क कहे थे ना, 2 क्वेश्चन मार्क का मतलब था कि फाइल से पहले कोई भी 2 वैल्यूज हो उनको डिलीट कर दो। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने बोला भाई ये सारे ऑप्शन है मुझे याद रखने हैं, जहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल होगा मैं वहाँ पे वो इस्तेमाल कर लूँगा। मुझे वो तमाम फाइलें डिलीट करनी है जिनका नाम माई से शुरू होता है और आखिर में किसी में भी ख़त्म होता है। तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो स्टेरिक का भी ऑप्शन है। अब आपने ये देखना है यार यहाँ पे क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से आपने काम कर देना है। ये सारे ऑप्शन मैच करते हैं, ये सारी कमांड जो है वो मैच करती हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप वो कमांड यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप वहां पे क्या यूज कर रहे हैं। अच्छा आपने एक बात बताई कि रेडिट क्या कहा था आपने? नहीं आपने इससे पहले भी बात की ना, एग्जामिनर कैसे करेगा। हाँ हमारे यूनिवर्सिटी में पेपर कैसे चेक होते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी में कैसे चेक होते हैं पेपर? उमा मुझे फोन करती है और मुझे बोलती है तुम्हारा पेपर मेरे पास आया। तुम्हारे पास कैसे आ गया? सर्टिफिकेट चेक करने के लिए। मेरा पास कर देना यार, मैं तो वैसे ही लिखा ही नहीं। तुम वैसे तो इतने अल्लामा बनते हो। तुम मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और ये पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वाइट पेपर है तो तुमने कुछ नहीं किया। मेरा यार इसको जो है ना बस
चैट में बिजी था, पास कर दो, ऐसे चैट होते हैं भाई। खैर, हमने पेपर अटेंड किया। पेपर अटेंड करने के बाद उन्होंने ये देखना होता है, उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है, वो उन्होंने स्क्रिप्ट रन करनी होती है। उन्होंने ये देखना होता है कि हमने कहा था ये काम कर देना, तो क्या ये काम हो चुके? अगर ये हो चुके तो बस हमने बंदे को 100 में से 100 देने। उसने वो काम कैसे किए उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं अपनी बात दोबारा देख रहा हूँ। लिनक्स में पार्टीशन बनाने की 4 कमांड्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। अब एक RHEL 8 में एक 5वीं भी आ गई है, सही है। मुझे पार्टीशन बनाने दे, मुझे जो कमांड अच्छी लगी, जिसके ऊपर मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है, मैंने उसके थ्रू जो एक्यूरेट साइज का पार्टीशन बनाती है, मैंने उसके थ्रू जो है ना पार्टीशन बना दिए। मैंने FDISC इस्तेमाल नहीं की, मैंने पार्टेड इस्तेमाल नहीं की। पार्टेड भी कमांड थी, FDISC भी कमांड थी, GDISC भी कमांड थी, मैंने वो यूज़ नहीं की, बल्कि मैंने एक नई कमांड यूज़ की और उससे मैंने पार्टीशन बना दिए। नंबर मुझे पूरे के पूरे मिल गए, जबकि बुक के अंदर उस कमांड का कहीं तस्करा ही नहीं है। पूरी बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये भी कोई कमांड है जिससे आप पार्टीशन बना सकते हो। और मैंने वो काम किया और मुझे नंबर मिल गए। क्यों मिल गए? उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मुझे ये बात मालूम है कि वो एक स्क्रिप्ट रन करते हैं जो ये देखती है कि जो कहा गया था क्या यूज़र ने वो काम कर दिया या नहीं किया। हमने कहा था 500 MB का पार्टीशन होना चाहिए, वो है या नहीं है? उनको इस बात से गर्ज नहीं है। इसका दूसरी बात जो है वो ये है कि कल की बात है, मेरा एक कस्टमर है, उसका सिस्टम जो है ना, उसने अपना UPS निकाल के कुछ लगा रहा था, क्या कर रहा था, बहरहाल उसने जो है ना, उसका सिस्टम बूट नहीं हुआ। सिस्टम बूट नहीं हुआ, अब उसे सिस्टम चाहिए, अब चलता हुआ। बोला भाई मुझे सिस्टम चलता हुआ चाहिए। अगर वहां पे मैं होता तो देखता मशीन में मसला क्या है, क्यों बूट नहीं हो रही, कौन सी चीज ऐसी कि जो रोक रही है उसको बूट होने से, मैं उसको फिक्स करता और फिक्स करके उसको बूट कर देता। मेरे ऑफिस से एक लड़का गया, उसने बोला कि तुम्हारी मशीन बूट नहीं कर रही। बोला इसमें कोई डाटा वेटा तो नहीं? उसने कहा नहीं डाटा वेटा नहीं है। उसने दोबारा से इंस्टॉलेशन की और चला के आ गया। बोला अभी हम इसमें डाटा रखेंगे, अभी इसका क्लस्टर बनाएंगे। उसने फटाफट दोबारा से CD लगाई, इंस्टॉलेशन की और आ गया। मैंने उससे पूछा हाँ भाई मशीन अप हो गई? बोला हाँ अप हो गई, मशीन में अप करके आ गया। मैंने कहा क्या किया, क्या मसला था? बोला मैंने मसला तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो उसको न्यू इंस्टॉलेशन कर दी। तो देखो उसका काम हो गया, उसको चलती हुई मशीन मिल गई, उसको उसके पास RHEL 6 का जो है 6.10 का डेस्कटॉप आ गया। वो समझ गया भाई जैसे पहले चल रही थी वैसी ही आ गई। वो भी फिर क्या पता एप्लीकेशन वालों ने उसके ऊपर भी ओरेकल पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ, वो तो अब जब आएंगे मंडे को फिर उनको पता चलेगा। वो बोलेंगे यार ओरेकल कहाँ गया। वो कस्टमर ने ही बोल दिया तुम इसको कर दो नया, उन्होंने हमारे बच्चे ने भी कर दिया, उसने इंस्टॉलेशन का चीता है, उसने भी कर दी। मुझे आके बोल रहा, मैंने कहा यार इसके ऊपर क्या था? बोला उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है कर दो, ये तो बाद में क्लस्टर बनेगा, अभी नहीं बना हुआ। अब पता नहीं क्या पता बना हुआ भी हो। अब वो मंडे को पता चलेगा जब एप्लीकेशन वाले आएंगे। खैर तो और उसने भी ओके करके ईमेल पे भेज दिया कि हाँ भाई हमारा काम हो गया सक्सेसफुली, थैंक यू। मंडे को थैंक यू का पता चलेगा। ये कल की बात है, कल फ्राइडे था ना, है ना? अच्छा खैर मैं आपको बता ये रहा था कि आपके पास MB की कमांड है, आपके पास CP की कमांड है, आपके पास जो है वो RM की कमांड है, आपके पास टच की कमांड है, आपके पास MKDIR की कमांड है, जिस कमांड से आप जो है वो मैनिपुलेशन का काम करते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ठीक है, इको, ये भी वो सारी कमांड्स हैं कि जिनसे आप
और फिर इन कमांड्स के बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। आप किसी भी कमांड के ऑप्शन में जाएंगे, मैन करें रिमूव करने के ऑप्शन पे, और यहाँ जाके इंटर करेंगे तो आपको रिमूव में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। इन्होंने एक सवाल किया है, और वो ये कह रहे हैं कि किसका सवाल कर रहे हैं कि अंडू का कोई चांस है। तो विंडोज में अगर आप कोई चीज जीयूआई से रिमूव करते हैं तो उसको तो रिकवर करने का ऑप्शन होता है। अगर आप विंडोज में कोई चीज कमांड लाइन रिमूव करते हैं तो उसको रिकवर करने का कोई ऑप्शन होता है? कमांड लाइन अगर कर दें तो उसको तो वो तो वहां भी नहीं जाती, क्या बोलते हैं उसे, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाती। कहाँ जाती है भाई वो? ऐसे बहुत सारे टूल होंगे, लेकिन मैं जिस टूल को यूज करता हूं या जो मैं जिससे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है उस टूल का नाम है टेस्ट डिस्क। उसका नाम क्या है भाई? टेस्ट डिस्क। टेस्ट डिस्क लिनक्स में एक टूल है कि जो क्या करता है भाई? टेस्ट डिस्क लिनक्स में एक टूल है जिसका काम क्या है भाई? मैंने यहाँ लिख दिया टेस्ट डिस्क लिनक्स, तो जवाब में देखें क्या मुझे पता चल रहा है। ये एक ऐसा टूल है, अभी तक 2-3 दफा ऐसा हो चुका है। फ्री एंड ओपन सोर्स टूल क्या करता है भाई ये? हाँ, पार्टीशन रिकवरी, डेटा रिकवरी, जो आपने डिलीट कर दिया है उसकी रिकवरी, ये काम करता है। और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है कि इसने मेरा कई दफ़ा मेरी इज्जत रखी है। छोटा सा टूल है, आसान सा टूल है, और इसका काम है डाटा की रिकवरी करना। लिनक्स के पार्टीशन से अगर आपको डाटा रिकवर करके लेके आना हो तो ये टूल जो है वो उसके लिए अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ। और आपको इसके अलावा भी कोई अच्छा टूल मिले तो आप कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन है। वरना लिनक्स में या विंडोज़ में भी अगर डाटा आप कमांड लाइन डिलीट कर दें तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप जीयूआई से डिलीट करेंगे उसके लिए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। आप जीयूआई से डिलीट कर रहे हैं ये सारी फाइलें, मैंने ये सारी फाइलों को सिलेक्ट किया, मैं जीयूआई पे काम कर रहा हूँ, मैंने इनको बोला भाई इनको रिमूव कर दो, इनको ट्रैश में डाल दो, तो रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन होता है मूव टू ट्रैश। अब मैंने ये डाल दिया, ये यहाँ चली गई, और मैंने इसको भी यहाँ से एम्प्टी कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वही है कि अगर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने डिलीट किया है ये मुझे चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं टेस्ट डिस्क का जो टूल है वो टूल यूज़ करूँगा, और यूज़ करके जो है वो मैं इसको वापस रिकवर कर लूँगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फिर आप जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। शॉर्टकट तो आपको मेरा ख्याल है मालूम ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि शॉर्टकट क्या होता है। और लिनक्स में जो शॉर्टकट है
उसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जैसे मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, कॉलर के नाम से है। मैंने कहा चलाओ क्या चीज़ है, ये नहीं चली। मैंने कहा एक होता है क्या कहते हैं उसे, एक टूल है लिनक्स में, उसका नाम है फाइल रूलर। ये मैंने चलाया, इंटर कर दिया। ये फाइल रूलर ऐसे ही है जैसे विनजिप और विनरार टाइप की चीजें होती हैं। तो ये इस तरह का टूल है, मैंने इसको चलाया, ये चल गया। अब इसकी ओरिजिनल लोकेशन क्या है ये मैं इससे मालूम करता हूं। ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन है। मैं चाहता हूं इसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाए। तो डेस्कटॉप पे अगर इसका शॉर्टकट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कहा लिंक बनाओ -S। -S लगाने का मतलब है ये सॉफ्ट लिंक है, ये शॉर्टकट है। इसको हम कहते हैं लिनक्स में, शॉर्टकट को हम लिनक्स में बोलते हैं सॉफ्ट लिंक। कैसे बनेगा, कहा कि USR के अंदर, बिन के अंदर जो फाइल रूलर रखा हुआ है उसका रूट के डेस्कटॉप पे आर्काइवर के नाम से उसका लिंक बना दो, उसका शॉर्टकट बना दो। जो रखा हुआ है यूजर बिन फाइल रूलर में, उसको आर्काइवर के नाम से डेस्कटॉप पे बना दो। जब मैं ये लिख के इंटर करूंगा तो उसने मुझे कहा कि भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ये एस का ऑप्शन तो है ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, क्या कोई और गलती तो नहीं की? हाँ, बोल रहा है भाई तुम कमांड ही गलत लिख रहे हो। लिंक की कमांड तो होती नहीं है, सिंपल ln की कमांड होती है। तो मैंने लिखा ln, और जब मैंने ln लिख के इंटर किया तो उसने ये शॉर्टकट बना दिया। कहाँ बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो सीडी के ऊपर क्यों बना रहा है, ये बना दिया उसने। उसका नाम रखा है आर्काइवर, और शॉर्टकट की जो पहचान होती है कि उसके ऊपर जो है ना वो एरो की का निशान लगा होता है, जो ये बता रहा होता है कि अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कहीं और लेके जाएगा आपको और वहां से एप्लीकेशन चला देगा। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। मेरा आर्काइव मैनेजर चल गया। अगर मैं इस शॉर्टकट के ऊपर राइट माउस क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो इसको चाहिए कि मुझे बताए कि जो आर्काइवर के नाम से यहाँ पर नाम से जो शॉर्टकट है, इसका जो टारगेट है वो ये है, ये टारगेट है। अच्छा, इसमें शॉर्टकट जो है वो ऐसे भी बन सकता है और बन सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिएगा जरा, ये देखें, यहां पे लिब के नाम का एक फोल्डर है या एसबिन के नाम का एक फोल्डर है, और वो फोल्डर असल में USR एसबिन में रखा हुआ है। कैसे मैं बना रहा हूं वो देखें। मैंने कहा ln-s, यहां पर एक लिनक्स में वार के अंदर, लॉग के अंदर एक फोल्डर होता है ऑडिट का। वार के अंदर, लॉग के अंदर ऑडिट की लॉग होती है, उसे आप यहीं पे बना दें ऑडिट डाटा के नाम से। तो जब मैं ls करूंगा तो मुझे यहीं पे ऑडिट डाटा के नाम की फाइल, कहाँ बनाया, नजर नहीं आ रहा, ये रहा, ऑडिट डाटा के नाम की एक फाइल मिल रही है मुझे। जब मैं इस ऑडिट डाटा की फाइल को लेस करूंगा, या जब मैं इस तरह देखूंगा ls-l/ या ls-l करके, तो आप देखेंगे यहां पर एक ऑडिट डाटा के नाम की फाइल है। उस फाइल के अंदर
अगर मैं जाना चाहता हूँ उसको लेस करता हूँ, उसको खोलता हूँ, तो वो फाइल असल में वार के अंदर, लॉग के अंदर, ऑडिट के अंदर ऑडिट लॉग है। और मैं उसको यहाँ से कैसे खोल रहा हूँ? ऑडिट डाटा, सिंपल लेस लिखा, उसने उस फाइल को जो है वो मेरे लिए खोल दिया। तो लिनक्स में ये जो है वो ऑप्शन है शॉर्टकट बनाने का या लिंक बनाने का। किसी फाइल का भी बना सकते हैं, किसी फोल्डर का भी बना सकते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं हार्ड लिंक। हार्ड लिंक, हार्ड लिंक हार्ड लिंक में और सॉफ्ट लिंक में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हार्ड लिंक में आप एस नहीं लगाते और सॉफ्ट लिंक में आप एस लगाते हैं। कोई पूछे ये हार्ड लिंक क्या चीज है? ये है हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक क्या है? ये सबको मालूम है सॉफ्ट लिंक क्या है। शॉर्टकट क्या होता है सबको मालूम है। अगर मैं मेन एप्लीकेशन को खत्म कर दूं तो शॉर्टकट जो है वो मेरे लिए यूजलेस है, बेकार है। लेकिन हार्ड लिंक क्या है? हार्ड लिंक कॉपी है, सिंपल कॉपी। हार्ड लिंक क्या है समझाने के लिए बता रहा हूं। हार्ड लिंक क्या है? सिंपल कॉपी है। कॉपी में और हार्ड लिंक में क्या फर्क है? ये देखें, ये मैंने कॉपी की सीपी ETC-FS टैब में से को कॉपी कर दो OPT-FS टैब के अंदर। ये मैंने उसको कह दिया और उसका नाम OPT2 रख देना फर्ज करो, क्योंकि वो पहले से एक फाइल भी पड़ी हुई है 2। ये मैंने कॉपी की है और वो मैंने लिंक बनाया है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जब आप कॉपी करते हैं कॉपी, तो कॉपी करने में आप इस फाइल की कॉपी बना रहे हैं यहां पे। अब अगर जिस फाइल से कॉपी की गई थी उसको अगर अपडेट किया जाए तो क्या ये अपडेट होगी? अगर इसको अपडेट किया जाए तो क्या ये अपडेट होगी? नहीं होगी ना। मैं इसमें कुछ एंट्री करता हूं और देखता हूं इसमें कोई एंट्री हो रही है। लेकिन लिंक का बेनिफिट ये है, लिंक का, कि लिंक में अगर सोर्स फाइल को मॉडिफाई किया जाए तो डेस्टिनेशन फाइल भी मॉडिफाई हो जाती है। अगर डेस्टिनेशन फाइल को मॉडिफाई किया जाए तो सोर्स फाइल भी मॉडिफाई हो जाती है। अब जरा देखिएगा, मैं गया और मैंने कहा कि क्या करो, ये पप्पू का वर्ड जो है ना वो डाल दो मेरी ETC-FS टैब में, ये डाल दो। तो जब ये मैंने FS टैब में एंट्री की तो FS टैब में जो एंट्री की है उसका इफेक्ट कहां पे आएगा? FS टैब में तो आएगा ही आएगा, लेकिन OPT-FS टैब में भी चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिंक बने हुए हैं। कॉपी तो हुई है लेकिन लिंक भी है बीच में। इसमें क्या है, अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कैसे। मैंने कहा आखिर की एक लाइन दिखाओ, आखिर की एक लाइन दिखाओ ETC-FS टैब की, फिर आखिर की एक लाइन दिखाओ OPT-FS टैब की, और फिर आखिर की एक लाइन दिखाओ OPT-FS टैब 2 की। आखिरी लाइन दिखाओ। तो तीनों की जो आखिरी लाइंस हैं उनके अंदर फर्क है। क्यों भाई? इसका इससे लिंक बना हुआ है। जब भी आप इसमें जाके कुछ लिखेंगे उसका इफेक्ट इसके ऊपर जरूर आएगा। इसमें जाके कोई चेंजिंग करेंगे उसका इफेक्ट इसके ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि ये लिंक बने हुए हैं। आपके सामने मैंने ETC-FS टैब की आखिरी लाइन देखी थी, उसमें पप्पू लिखा हुआ था।
ओपीटी एफएस टैब की आखिरी लाइन देखिए, उसमें पप्पू लिखा हुआ है। अब मैं गया और मैंने कहा VIETC, नहीं VIOPT एफएस टैब में जाओ और ये जो आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन को, बल्कि आखिरी नहीं, उससे पहले वाली भी आखिरी भी, दोनों डिलीट कर दो। कौन सी फाइल में चेंज किया है? ओपीटी की एफएस टैब में। तो ETC की एफएस टैब में क्या हुआ भाई? ETC की एफएस टैब में मैंने ये पप्पू डिलीट कर दी, लाइन सबसे टॉप पे लिखी हुई थी, डिलीट कर दी और सेव कर दिया। जब मैं OPT की एफएस टैब के 2 में जाऊंगा तो वो क्या होगा? वो बोलेगा वो तो वैसी की वैसी है जो कुछ उसमें था। बस ये डिफरेंस है किस चीज में? लिंक बनाने में। 867 के ऊपर मैंने कमांड लिखी है, अगर आपको हार्ड लिंक बनाना है तो आप हार्ड लिंक ऐसे बना सकते हैं, और 861 के ऊपर मैंने लाइन लिखी है कि अगर आपको सॉफ्ट लिंक बनाना है तो आप सॉफ्ट लिंक ऐसे बना सकते हैं। सॉफ्ट लिंक बनाने का आपको फायदा क्या होता है कि कोई फाइल है जो ऐसे पाथ पे रखी हुई है, जो जरा आपको मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में से होके जाना पड़ रहा है, आप उसको सिंपल इस जगह पे अपनी डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। ये डेस्टिनेशन है और ये ओरिजिनल लोकेशन है। जबकि हार्ड लिंक के अंदर आपकी इस फाइल को आपने कॉपी किया है और यहाँ पे भी रखा है कॉपी करके, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो एक लिंक बना हुआ है। मैं कॉपी वाली बात हो सकता है टेक्निकली दुरुस्त ना हो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। कॉपी वाली बात जो है ना जरा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप तो मैं लिनक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट हर चीज के बिल्कुल जो है ना सही हो। मतलब कोई ये ना बोले अबे यार क्या बातें कर रहा है यार, ये बेचारे को पता नहीं है, पप्पू ना गया आपको। तो ये देखिएगा जरा, ये मैंने कमांड लिखी है ls-li, ls-li। क्या दोनों के आई वाली वैल्यू सेम है? दोनों की आई वाली वैल्यू सेम है या चेंज है? सेम है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने उस ब्लॉक में जहां पे वो फाइल रखी हुई थी, उसको लिनक्स में बोलते हैं आइनोड। इस ब्लॉक में जहां पे ये फाइल सेव हुई भी थी, उसको जहां पे फाइल रखी हुई थी, उसके दो ऑप्शन है एक्सेस करने के। ETC के अंदर अगर एफएस टैब के अंदर जाऊंगा, ये भी उसी को एडिट करती है। अगर OPT के अंदर जाऊंगा एफएस टैब के अंदर, तो ये भी उसी को एडिट करती है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, उसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। कॉपी देखिएगा, कॉपी में क्या होता है? CP ETC एफएस टैब को कॉपी करो और TMP में एफएस टैब डाल दो, ये कॉपी हो रही है। कॉपी के अंदर अगर आप ls-li करेंगे ETC एफएस टैब का, तो आपने देखा हुआ है TMP में एफएस टैब का क्या होगा और ETC एफएस टैब का क्या है। आप दोबारा देख लें, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? कॉपी में वो क्या कर रहा है? कॉपी में वो कर ये रहा है कि एक ब्लॉक जो यहाँ रखा हुआ है, उसी ब्लॉक को दूसरी जगह पे कॉपी कर रहा है। कॉपी में वो ये कर रहा है, यहाँ से उठाया, इसकी पूरी कॉपी बनाई और यहाँ रख दी, ये हो रहा है कॉपी में। वो दो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर रख रहा है CP की कमांड से, लेकिन LN की कमांड से वो क्या कर रहा है? हार्ड लिंक किस चीज का नाम है? हार्ड लिंक नाम है एक ब्लॉक के, ये ब्लॉक का एड्रेस जो लिखा हुआ है,
या उसको हम लिनक्स में बोलते हैं आइनोड नंबर। जैसे एक्सेल की शीट होती है ना, उसमें लिखा होता है A5, हम फौरन समझ जाते हैं A5 का मतलब है ये वाला एड्रेस। हम बोलते हैं ना एक्सेल में A5 को A8 से प्लस करके जवाब दे देना A10 में, तो ये वो नंबर है, आइनोड नंबर। डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, ये उसका एक पॉइंटर है कि यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी डेटा उठ के तुम्हें यहाँ नजर आएगा। अगर मैं इसको कैट करता हूँ, इसके कंटेंट देखने की बात करता हूँ, तो वो यहीं से कंटेंट लाके दिखाएगा और लिंक बना हुआ है। अगर मैं इसके कंटेंट देखने की बात करता हूँ तो इसकी कोई और लोकेशन नहीं है, ये भी वहीं जाएगा और वहीं से कंटेंट दिखाएगा। लिंक है ये। अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपी में उसका आइनोड नंबर अलग होगा, इसका आइनोड नंबर अलग होगा। मैं एक नज़र ये देख लूं कि मैंने आपको कोई कमांड ऐसी तो नहीं है जो मैंने मिस कर दी हो। वैसे तो मैंने कोशिश की है सारी आपको बता दूं। सही है। एक बात छोटी सी है जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, शायद मैंने पहले नहीं बताई। लिनक्स में अगर आपने किसी भी फाइल को और डायरेक्टरी को बनाना है और आप ये चाहते हैं कि वो हिडन हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसके स्टार्ट में डॉट लगा सकते हैं। एक बात, जब भी आपको कोई डायरेक्टरी बनानी हो तो आप जो है वो डायरेक्टरी बनानी हो तो डायरेक्टरी से पहले अगर आप डॉट लगा दें तो आप जो है वो आपको नॉर्मल ls की कमांड में नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप ls के साथ -a लगा देंगे तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ऐसी लिनक्स में बहुत सारी फाइलें जिनको लिनक्स समझता है कि ये यूज़र को मैंने नहीं दिखानी, लिनक्स अच्छा नहीं दिखानी, लिनक्स उनको जो है वो कहता है कि उनके नाम के स्टार्ट में डॉट लगा दो। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वैसे आप ls करते हैं तो हुमा की पिक्चर्स आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप ls के साथ a लगा दें, ये से गौर से देख रहा है अगर आप a लगा दें तो फिर आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं। तो लिनक्स में किसी भी फाइल से पहले, किसी भी फोल्डर से पहले अगर आप डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब है कि लिनक्स उनको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर देता है, वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। और जब तक आप ls के साथ -a नहीं लगाएंगे उस वक्त तक वो आपको नज़र नहीं आएंगी। ये पहली बात है। और फाइल के लिए डॉट और फोल्डर के लिए भी स्टार्टिंग में डॉट। एक चीज और जहन में आई थी यार, हाँ, मैंने एक फाइल बनाई है और फाइल का नाम देखें क्या रखा है। फाइल का नाम देखें कैसा है, हर एक का दिल चाहता है मैं देखूं। चलो मैं नाम ऐसा नहीं रखता, मैं रख देता हूं मैंने एक फाइल बनाई है, उसका नाम देखो क्या रखा है। उसका नाम क्या रखा है, picnic.jpg।
और ये दूसरों से डिफरेंट भी नजर आ रही है, उसका कलर भी चेंज है, 100% ऐसा लग रहा है कि ये कोई इमेज फाइल है। लेकिन लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है, चूंकि एक्सटेंशन इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें एक कमांड होती है कि आप किसी भी फाइल के नाम से पहले फाइल की कमांड अगर लिखेंगे तो वो आपको बताएगा कि फाइल की टाइप क्या है। उसने कहा ये तो एम्प्टी है। फिर मैंने आगे लिखा, मैंने कहा ये एनाकोंडा क्या चीज़ है, तो उसने कहा ये टेक्स्ट फाइल है। देखिएगा ज़रा, मैंने फाइल लिखी और कहा यूएसआर में बिन में फाइल रूलर क्या चीज़ है, तो जो भी एग्जीक्यूटेबल होती है उसके आगे लिखा हुआ आता है एग्जीक्यूटेबल। आप अगर किसी भी फाइल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो फाइल किस टाइप की है, तो लिनक्स में एक कमांड होती है, उसका नाम होता है फाइल। लिनक्स में एक कमांड होती है, उसका नाम होता है फाइल। और उस फाइल की कमांड से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी फाइल की टाइप क्या है। जिस टाइप की फाइल होगी आपको वो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की फाइल है। एक कमांड सिंपल सी है, फाइल।